हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे। और बिहार की जितने भी एग्जाम है, जैसे 17th बीपीएससी के एग्जाम है, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, जितने भी बिहार के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मार्च में जितने भी घटनाएं हुई है, जितनी भी योजना की गई है बिहार सरकार के द्वारा, और जितने भी समझौता किए गए हैं उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे और उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। फिर अप्रैल में भी जो भी घटनाएं हुई है उसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एक नया क्लास आ रहा है जो स्पेशल 17th बीपीएससी का होगा। और आपको पता है जो से प्रिफेक्शन आईएएस के द्वारा एक 19 डेज प्लानर जो है रिलीज किया गया है 17th बीपीएससी के लिए, जो भी एग्जाम देना चाहते हैं 17th बीपीएससी उसके लिए। और पर्सनली हमको ये जो 19 डेज प्लान का जो भी कंटेंट था बहुत बेस्ट लगा हमको कंटेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंटेंट को आपके सामने पेश किया जाए। और हम उस कंटेंट को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश करेंगे। जैसे उसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका डिस्कशन दिया हुआ है, तो हम लोग उससे रिलेटेड और बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी एग्जाम जो भी आ सकता है एग्जाम में, और समझने का और इजी तरीका से हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और बहुत डिटेल में चीज़ें को देखेंगे। अगर आप इस जो ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है 90 डेज प्लानर, जो कि मेनली प्रिफिक्शन आईएएस के द्वारा इसको पेश किया गया है। अगर आप इसका एक सब्जेक्ट का, जैसे रसायन शास्त्र शुरू होने वाला है, अगर आप रसायन शास्त्र का वीडियो देख लेते हैं तो आपका रसायन शास्त्र का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर 100 150 के आसपास क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में इतना डिटेल में हम खुद उसको मॉडिफाई करके बताएंगे कि आपका सिलेबस उसी में खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो आएगा 7 जुलाई से, इसका फर्स्ट वीडियो आएगा। आप लोग जरूर उस क्लास में ज्वाइन होइएगा और देखिएगा कैसे क्या है और कितना बेनिफिट होता है आपके लिए। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है जो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके सामने पेश करते हैं उसका सोर्स रहता है न्यूज़पेपर बिहार के, पीडब्ल्यू, एडुटीरिया, केजीएस, डिस्ट्रिक्ट आईएएस के मैगजीन से हम कंटेंट उठाते हैं और फिर उसको एक साथ इंक्लूड करके आपके सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। बोल रहा है पोषण पुनर्वास केंद्र। देखिए हमारे बिहार में आपको पता है बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हॉस्पिटल के लेकर हमेशा लापरवाही होते रही है और बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा बिहार में जब जो भी कुपोषण के शिकार वाले बच्चे हैं, बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पे बाढ़ प्रभावित एरिया है, खाने पीने को लेकर प्रॉब्लम होता है, अच्छे ढंग से खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, वहाँ से खाने को लेकर अच्छी क्वालिटी का जो हेल्दी एक फूड होता है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चे जो है वह कुपोषित के शिकार हो जाते हैं, कुपोषण से प्रभावित हो जाते हैं। इसको लेकर यूनिसेफ के द्वारा बिहार सरकार को बोला गया था कि अगर कोई भी बच्चा बीमारी होने के लिए अस्पताल में आता है तो सबसे पहले उसको बीमारी ठीक किया जाएगा। अगर वो कुपोषण से प्रभावित बच्चा है तो उसको एक जो पोषण पुनर्वास केंद्र है उसमें भेज दिया जाएगा। और वहां से बच्चे जो है वह फिर स्वस्थ होकर तो फिर वहां से अपने घर में जाएंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया था, लेकिन इसमें बिहार में लापरवाही देखने को मिला था। इसी को लेकर यूनिसेफ ने अपना रिपोर्ट बनाया है। हुआ क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में कमजोर बच्चों को अस्पताल से पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने में लापरवाही हुई है। ठीक है, वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने इसको लेकर आया था, स्वास्थ्य विभाग के सामने इसको पेश किया था कि आप ऐसे कीजिए। और ये बताया गया था यूनिसेफ के द्वारा, ये फोटो दो पेश किया गया था कि अगर बच्चे जो है हॉस्पिटल में आते हैं और कुपोषण के शिकार है तो उनका स्थिति ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले उनका बीमारी ठीक करना है और जैसे ही बीमारी ठीक है हो जाए उनको एक स्पेशल केंद्र बनाया जाएगा, पोषण पुनर्वास केंद्र, उसमें भेज दिया जाएगा। और वहां से फिर उनका खान पान, हेल्दी फूड, सब चीज का ध्यान रखा जाएगा। और जब वहां पे बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ऐसे से ऐसे कन्फर्ट होकर हेल्दी हो जाएंगे तो फिर उनको उनके घर वापस कर दिया जाएगा। ये है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बिहार में क्या यह कुपोषण की समस्या है अभी भी? हाँ बिल्कुल है। बिहार में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों में 8.33% जो बच्चे हैं वह कुपोषण से प्रभावित है। यानी अगर संख्या में बात की जाए तो 9,74,610 बच्चे जो हैं वो वर्तमान में कुपोषण से प्रभावित है बिहार में। और इन्हीं को लेकर यहाँ पे यूनिसेफ ने बताया था कि इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और लापरवाही भी देखने को मिला, जैसे इनको पोषण पुनर्वास केंद्र में नहीं भेजा जाता था, इनको वापस डायरेक्ट हॉस्पिटल से घर भेजा जाता था। ये रिपोर्ट देखने को आया था यूनिसेफ के सामने। ये जो पोषण पुनर्वास केंद्र है, ये किस संस्था के द्वारा इसको संचालित किया जाता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है निदान, और निदान संस्था के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और इसमें 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के बच्चे को इसमें भेजा जाता है। ठीक है, एज एक लिमिट है, 6 से 8 महीने बच्चे को इसमें भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप समझ में आपको आ गया होगा। इसी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप
सॉल्व कर दीजिएगा। मेनली इसमें पॉइंट है डाटा, आपको ये याद रखना है 9,74,610 तो नहीं आएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8.33% ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं बिहार द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत में एआई का प्रयोग किया जाएगा। बिहार सरकार ने सोचा है कि सड़क में जो आपको पता है हमारे बिहार में क्या होता है कि सबके गांव में होता है, इसमें कोई देखिए जो बात रियल है उसको रियल हम लोग बात करेंगे, इसमें कोई हवाबाजी वाला बात नहीं करेंगे। गांव में अगर सड़क बनता है और अगले 2 साल में वो फिर सड़क टूट जाना फिक्स है, टूटना ही है, ठीक है। चाहे वो वाला गिट्टी वाला जो अलकतरा वाला है वो बने या फिर वो सीमेंट बालू वाला बने, वो दोनों में से कोई बने, वो 2 साल 2.5 साल के अंदर वो टूट ही जाना फिक्स है। तो इसको लेकर बिहार सरकार ने एक पहल बनाया है, एक योजना शुरू की है कि क्यों ना इसको एआई के मदद से ये पता किया जाए कि कहाँ पे बिहार में सड़क टूटा है, कैसे टूटा है, उसका पूरा एआई की मदद से उसका फोटो खींचा जाए, उसका स्कैनिंग किया जाए, उसका मैप बनाया जाए और फिर उसको मरम्मत करने के लिए जो है अच्छी से व्यवस्था किया जाए। इसके लिए एआई का हेल्प लेगी बिहार सरकार और एक प्रखंड के 60 किलोमीटर जो सड़क है इसको करेगी। 60 किलोमीटर सड़क की निगरानी के लिए एआई से की जाएगी और एक वाहन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो सड़क की एडिटिंग करेगी वाहन और उसका चित्र लेगी सड़क का, ठीक है, और इसमें इमेज रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग सिस्टम होगा और वो जो है पूरा सड़क का मानचित्र बनाएगा, मैप बनाएगा और फोटो बना के जो है एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा कि कहाँ पे कितना सड़क टूटा हुआ है, उसको और कैसे बेहतरीन तरीका से बनाया जा सकता है, इसमें कितना बालू, कितना सीमेंट, क्या क्या चीज लगेगा, वो पूरा स्कैन करके और एक ट्रैक करके और सरकार के सामने एक रिपोर्ट पेश करेगा, वो है एआई। इसी एआई का मदद लेने वाली है बिहार सरकार सड़क निर्माण और मरम्मत में, ठीक है। बिहार ग्रामीण सड़क रख रखाव नीति जो है वो 2018 में पेश किया गया था, उसी के तहत एक कार्य किया जाएगा जिसमें एनएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा मानदंडों का उपयोग करता है, ठीक है। यानी जो यह ग्रामीण सड़क रख रखाव नीति है ये दोनों मानकों का क्या करता है, जो है उपयोग करता है। अनुरक्षण ऐप जो है इसी से संबंधित है और यह ऑनलाइन ग्रामीण सड़कों का ऑनलाइन निगरानी करता है, अनुरक्षण ऐप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जर्दालू आम के लिए उत्कृष्ट केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत हाईलाइट टॉपिक है और अभी आम का सीजन है, लगभग सब कोई आम तो खाए ही होंगे। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं फिर आम के बारे में। चलिए आज हुआ क्या है कि भागलपुर के शाहकुंड में यहाँ पे जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जर्दालू आम के लिए, तो ये इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जर्दालू आम को ना जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था 2018 में और जब इसको जीआई टैग दिया गया था 2018 में तो इसमें फाइबर और एंजाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण इसमें जीआई टैग दे दिया गया था इसको, और पाचन तंत्र के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। वर्ष 2021 में जो है जर्दालू आम का मांग तेजी से बढ़ा और इसको यूके में यानी इंग्लैंड में भी सप्लाई किया गया था, ब्रिटेन में, ठीक है। और यह अत्यधिक मिठास होता है, काफ़ी स्वाद के लिए, अच्छे स्वाद के लिए जाना जाता है आम, जर्दालू आम। तो हुआ क्या कि इसके लिए अगर उत्कृष्टता केंद्र बना दिया जाएगा तो विदेशों में सप्लाई करना काफी आसान हो जाएगा। तो चौथे कृषि रोड मैप की तरफ बिहार ने जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी, कहाँ पे, भागलपुर के शाहकुंड में, ठीक है। और ये उत्कृष्टता केंद्र में शेड नेट, पॉली हाउस की भी व्यवस्था होगा और फल को कृत्रिम वातावरण में उगाए जाने की व्यवस्था होगी। कृत्रिम वातावरण में उगाए जाने की ये तो आपको पता होगा, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है अब वर्तमान में। यानी जैसे जो हम पेड़ पौधे हम लोग बाहर उगाते हैं नेचुरल में, वो तो जिस टाइप का इन्वायरमेंट उनको मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, फिर उनको नमी चाहिए, हर चीज चाहिए, तो वो उनको हम लोग नेचुरली नहीं प्रदान करके आर्टिफिशियली प्रदान करेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो हमारे घर में एलईडी जलते हैं, ठीक है, अभी जो यहाँ पे एलईडी जल रहे हैं आपके घर पे एलईडी बल्ब जलते होंगे, वो एलईडी बल्ब प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो एलईडी बल्ब से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। अगर आप ये चीज आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा ट्रेंडिंग में आ रहा है चीज, इससे क्वेश्चन आ सकता है, चीज याद रखिएगा। तो हम लोग को उसको ऐसा ही वातावरण, कृत्रिम वातावरण देंगे ताकि पेड़ पौधा जो है वो आगे जो और डेवलपमेंट आ सके उसमें और हम लोग को प्रॉफिट हो सके। तो ये चीज वहाँ पे विकसित किया जाएगा। जर्दालू आम के शोध के लिए वहाँ पे उनको और कैसे अच्छा से क्वालिटी वाला जर्दालू आम को और ज्यादा क्वालिटी वाला कैसे बनाया जाए, ये सब यहाँ पे किया जाएगा।
बिहार में और चीज फसलों के लिए भी यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र है, उसको देख लेते हैं। जैसे चंडी नालंदा में सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र है, जहाँ से हाल ही में इजराइल को जो है इजराइल के सहयोग से उसको बनाया गया है। भारत और इजराइल के सहयोग से चंडी नालंदा में जो है वह उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया सब्जी के लिए। वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, ये भी इजराइल के सहायता से बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जर्दालू आम को जीआई टैग कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट हाउस। पेइंग गेस्ट हाउस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब हमने एक एक बार सोचा कि इसको ये स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर सोचा ऐड कर देते हैं, क्या पता बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ले तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पेइंग गेस्ट हाउस क्या है ना कि जो भी यहाँ पे पर्यटन वाला एरिया है, हमारे बिहार में पर्यटन वाला जगह है, जैसे यहाँ पे कुछ धाम दिया हुआ है, बटेश्वर स्थान, तीन पहाड़ी, ओढ़नी बांध, मंदार पर्वत, भीम बांध, ऋषि कुंड, ठीक है, अशोक धाम, सिंगी पहाड़, मत्स्यगंज। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है यानी पर्यटन स्थल है। पर्यटक स्थल के आसपास के जो भी गांव हैं उसको विकसित करने का प्लान है, लेकिन इसमें सरकार आपको कोई रुपया नहीं देगी, कोई सहायता नहीं देगी, कोई सब्सिडी नहीं देगी। आपको खुद को एक गेस्ट हट के तरफ जो है गेस्ट हाउस की तरफ उसको विकसित करना है, ताकि वह जो भी पर्यटन आए वो वहाँ देखे और उनको रहने होने का अच्छा व्यवस्था हो। बस यही, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसको चलिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु पहल। ये टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना भी है। बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु एक पहल योजना शुरू किया गया, जिसमें क्या किया गया है, जिला अस्पताल को सबसे पहले इसके लिए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार में देखा गया कि जो शिशु है इनकी मृत्यु दर काफी ज्यादा हो रहा है। इसको शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जो है वह बिहार में इस स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके लिए बिहार सरकार ने सोचा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस सदर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट में होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसको मेडिकल कॉलेज से कनेक्ट किया जाएगा। और वहाँ पे डॉक्टर के लिए मेंटरशिप का व्यवस्था होगा, प्रशिक्षण के लिए जो भी डॉक्टर हो प्रशिक्षित रहेंगे, और फिर उनको जो है वो अस्पताल में प्रशिक्षण करने के लिए और भेजा जाएगा और निगरानी करने के लिए भेजा जाएगा। ये सब यहाँ पे प्लानिंग है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं जिला अस्पतालों को सबसे पहले मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा। डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम की शुरू की जाएगी, इसमें डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की सहायता से जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जिला अस्पताल के डॉक्टरों को नई तकनीक, नई स्वास्थ्य दिशा निर्देश और आधुनिक दवाओं आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसको 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण में तो जो डॉक्टरों के आपातकालीन प्रसव और बच्चों की जो है स्वास्थ्य से सुविधाएं से संबंधित प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो दूसरा चरण होगा उसमें मेडिकल कॉलेज और के डॉक्टरों के प्रत्येक 3 महीने में अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें है। और यहाँ पे डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट है। बिहार सरकार के द्वारा कुछ और स्वास्थ्य से संबंधित पहल योजनाएं चल रही है, उसको देख लेते हैं। जैसे मुख्यमंत्री डिजिटल डिजिटल स्वास्थ्य योजना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना, वंडर ऐप और आश्विन पोर्टल, ये सब किससे संबंधित है? ये जो 4 पॉइंट है स्वास्थ्य से संबंधित है, जो बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कृषि देव ज्ञान ऐप। कृषि देव ज्ञान ऐप जो है वह क्या चीज है? कृषि देव ज्ञान ऐप जो है वह गया के डोभी से इसका इस प्रोजेक्ट का परीक्षण किया गया है। परीक्षण कहाँ से किया गया? गया के डोभी में इसका परीक्षण किया गया। और ये इफ्को के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा, इस ऐप के थ्रू जो किसान है उनको मृदा की नमी, पौधों की पानी की कब आवश्यकता है, ठीक है, कौन से मौसम में कौन से बीमारी होते हैं पौधों को, कौन से मौसम में कौन सी दवाई देनी चाहिए पौधों को, इसकी जानकारी इस ऐप के मदद से किसानों को दे दी जाएगी। उसके बाद इस ऐप में एक और फीचर ये भी रहेगा कि आप ऐप के मदद से ही जो मोटर पंप है जिससे खेत में पानी वगैरह पटाया जाता है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे पूरे जो है बिहार में इसको, पूरे प्रदेश में इसको लागू ऐप को चलाने के किसानों को बताया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसको फैलाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पौधे वर्तमान में बहुत सारे फसल होते हैं कुछ बीमारी के कारण मर जाते हैं, तो बहुत मेहनत से किसान उगाते हैं, उसमें कुछ बीमारी हो जाता है और फसल सब खत्म हो जाते हैं। तो इससे जो है छुटकारा मिलेगा और फसल जो है वो सही सलामत बचे रहेंगे। और इसमें किसान को जो है मैसेज करके बताया जाएगा, कॉल करके बताया जाएगा और समझाया जाएगा, सब चीज समाधान और सुझाव बताया जाएगा कि अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आपका फसल खराब नहीं होगा। इस टाइम जो है मिट्टी वहाँ के जलवायु में इतना नमी है, मिट्टी में इतना नमी है, तो आपको पानी कितना देना चाहिए, सब चीज डिटेल एक एक पॉइंट बनाया जाएगा। तो वो कृषि देव ज्ञान ऐप के थ्रू और यह इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बिहार में नहरों के किनारे सोलर पार्क।
बिहार में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो नहरों के आसपास है, देखिए एक बड़ी समस्या ये है नवीकरणीय ऊर्जा में यानी सोलर पावर प्लांट में, ये तो ठीक है इससे प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन इनके लिए जगह ये बहुत लेते हैं, ठीक है। और वो ऐसे जगह में इनको है कि उस जगह में कुछ कर भी नहीं पाते। अगर आप सोचिए आप अपने खेत में लगा दिए अगर सोलर पावर प्लांट, तो फिर आप उसमें खेती नहीं कर सकते। हाँ ठीक है प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन खेती तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जगह लेती है, लेकिन ये प्रदूषण भी से भी बचाती है। तो फिर जगह कहाँ कहाँ है? आप सुनते होंगे कि कभी किसी तालाब में सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित कर दिया गया, सोलर पार्क बना दिया गया, रेगिस्तान में बना दिया गया, तो फिर किसी के छत पे बना दिया गया। तो यही जगह होता है, क्योंकि जो जगह यूज का नहीं है वहीं पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे रेगिस्तान की जगह उतना कुछ खास यूज का नहीं है, लेकिन बहुत जगह ले लेती है, तो वहां पे फिर हम सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। अगर हम तालाब में कर दें तो फिर तालाब को हम लोग यूज नहीं कर पाते, अगर फ्यूचर में कोई जरूरी आ जाए तो फिर वहां भी थोड़ा बहुत समस्या है। बिहार सरकार ने सोचा है कि नहर के आसपास का जो एरिया रहता है वहां पे कोई लोग निवास नहीं करते हैं, और वहां पे जगह बचा रहता है नहर के आसपास के एरिया को, तो क्यों ना हम वहीं पे सोलर पावर प्लांट लगा दें। इसको लेकर बिहार में जो है नहरों के किनारे कुल 250 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क निर्मित किए जाने की जो है बात कही गई है, ठीक है। ये जो सोलर पावर जो नहर होगी ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसमें सोन, कोसी, गंडक और बागमती नदियों के नहरों के बीच इसको लगाया जाएगा, और 1.5 हजार करोड़ यानी 1,500 करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च किए जाएंगे। सबसे पहले कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना के निकट स्थित विक्रम जो सोन नहर पे 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। फिर नवादा के फुलवरिया झील पे 10 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना का आवश्यकता राज्य सरकार के नवीकरणीय खरीद दायित्व को लक्ष्य को पूरा करना है, बस सिंपल वही काम है। तो अभी वर्तमान में कहीं और सौर परियोजनाएं हैं बिहार में? तो बिल्कुल है। दो जगह अभी सौर परियोजनाएं बिहार में चल रही है, एक है कजरा सोलर प्लांट जो कि लखीसराय जिला में स्थित है, ठीक है। और जो 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण और 185 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र है। उसके बाद एक कदीराबाद फ्लोटिंग सोलर जो दरभंगा में है, और यह कितना है? तो वह 2 मेगावाट का ये भी क्षमता है इसका। और कोई सरकारी योजना है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है? बिल्कुल है। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना जो है सौर पंप से संबंधित है, यानी जो सोलर वाला पंप है उसको लगा सकते हैं। पहले आप देखते होंगे पंपी सेट जो चलता था, पूरा ऐसे चलाओ फिर उसमें डीजल डालो ऐसे, ठीक है, और बाद में उसका जो हंडिल इसमें छूट जाता था तो भाई साहब भागने लगो, ऐसा होता था। ठीक था, वो ऐसा नहीं होगा, सोलर से रहेगा बस, धूप से वो चलने लगेगा। फिर उसके बाद हाँ, तो हम फिर उसके बाद एक और योजना है रूफटॉप सौर योजना। आप अपने छत पे जो है वो सोलर प्लांट लगा सकते हैं, सोलर सोलर पैनल। और सोलर पार्क योजना, इसके लिए 500 मेगावाट बिजली जो है वो क्षमता उत्पादन की जाती है। और सोलर पार्क जो है बहुत बड़े एरिया में सोलर लगाए जाते हैं, तो सोलर पार्क इससे जो हो पाती है बिजली बनती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो ये आप देख सकते हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम मतलब हम अपना इसमें 100% इस स्पेशल क्लास में दे रहे हैं। इस पे हम मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, बनाना सब चीज़ शुरू कर दिए हैं। बस आपको जो है वह जो 7 जुलाई है शाम को 4 बजे फर्स्ट वीडियो आएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको लाइव करने का। चलिए, बिहार में गुल्कोनाइट और निकेल क्रोमियम के खनन को लेकर यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि बिहार में मतलब बस इतना समझिए कि इसमें औरंगाबाद और रोहतास में निकेल और क्रोमियम खदानों को वहाँ से जो है खदान से उसको रिसर्च करने के लिए वहाँ से कुछ खदान से निकेल और क्रोमियम निकालने के लिए जो है वो नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में, बस यही बात है इसमें। और इसमें केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2023 में इसमें बात किया था। तो यहाँ पे निकेल और क्रोमियम मिले हैं कहाँ से? औरंगाबाद और रोहतास में, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, देखिए इस योजना बिल्कुल वही है आयुष्मान भारत जो है वह जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बिल्कुल वैसा ही है। उसमें तो बहुत लोग को पता चला कि कार्ड ले लिए और रुपया ही नहीं उसमें आ रहा है, मतलब इलाज नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के टाइम में बहुत लोग उसको बस ऐसे ही बन रहा था फ्री में, 50 रुपये में लोग बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो पता नहीं उसका लाभ है कि नहीं, मैंने तो नहीं बनवाया। आप अगर आप बनवाए हैं तो आपको अगर लाभ मिला है तो आप कमेंट करके बताइए, हम भी बनवा लेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इसमें क्या है कि जन आरोग्य योजना एक मतलब बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के द्वारा 2013 में बिहार से 1.79 करोड़ परिवार जो है वो सूचीबद्ध हुए थे। यानी ये लोग जो है इनको राशन कार्ड धारक है, इनको इनके पास राशन कार्ड है और इनको सरकार के द्वारा राशन मिलता है। कितना लोग? 1.79 करोड़ परिवार।
ठीक है। यानी और सरकार जो ये योजना लाई थी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ये उन्हीं लोगों को मिलना था जिसके पास राशन कार्ड है। तो बिहार से इतना लोग जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इतना लोग रजिस्टर्ड है। इसमें से 1.79 करोड़ लोगों में से 1.21 करोड़ परिवार को क्या मिला है, 1.21 करोड़ परिवार को राशन आयुष्मान कार्ड से ये लोग जुड़ चुके हैं। बाकी 58 लाख जो परिवार है वह नहीं जुड़े हैं। आप यहाँ पे एक चीज सोचिएगा, यहाँ पे परिवार का बात किया जा रहा है 1.79 करोड़ परिवार, यानी एक किसी किसी परिवार में 10 लोग भी हो सकते हैं, किसी परिवार में 2 लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे आदमी की संख्या की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे परिवार की संख्या की बात की जा रही है। ठीक है। आप ये नहीं सोचिएगा कि क्या बिहार में ये 1.79 करोड़ लोग को ही राशन मिलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे परिवार की बात की जा रहा है, और मतलब नंबर ऑफ पीपुल यहाँ पे नहीं है, नंबर ऑफ फैमिली। ओके, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पता चला कि 58 लाख परिवार जो हैं वह जिनके उनके पास राशन कार्ड होते हुए भी वह जो आयुष्मान कार्ड योजना है उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तब उनको जोड़ने का प्लान यहाँ पे बिहार सरकार कर रही है। बस यही ये टॉपिक है, बाकी कुछ नहीं है। उसके लिए क्या करेगी बिहार सरकार, जो 58 लाख वंचित परिवार है उनको जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, जिसमें सेम वही प्रोसेस है। 5 लाख रुपए आपको प्रति माह बीमा मिलेगा इलाज कराने के लिए 1 साल में। अगर आप इलाज कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में भी आप उसको 5 लाख ही रहेगा, और नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं किया तो 10 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और स्वास्थ्य और आपूर्ति विभाग के लिए बिहार सरकार से योजना कानून एजेंसी होगी। ठीक है। यानी बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों को जोड़ने में मदद करेगी, इस 58 लाख लोगों को। इसके लिए बिहार का निवासी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात राशन कार्ड होना चाहिए। ये जो मेन योजना है भारत सरकार का पीएम जन आरोग्य योजना, इसको कब शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें 5 लाख रुपए 1 साल में दिए जाते हैं इलाज करने के लिए। और इसका मेन मुद्दा है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर इसमें जो गरीब, वंचित और ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों के रूप में पहचान की जाएगी और उनको दिया जाएगा। इसमें 10.74 करोड़ परिवार जो है उसकी पहचान की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 10.74 करोड़ परिवार की बात की जा रही है। ठीक है। इतना लगभग जो है परिवार है। तो 10 करोड़ परिवार जो है यहाँ पे बात की जा रही है, यानी लगभग 50 करोड़ लाभार्थी की बात की जा रही है। यहाँ पे एवरेज एक परिवार में 5 लोग का निकाल लिया गया तो 50 करोड़ का यहाँ पे लगभग बात की जा रही है, इतना पहचान की गई है। और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए जो भी यहाँ पे है, एक बार हम पीडीएफ भेज देंगे, आप जरूर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने मार्च और जनवरी फरवरी का पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दिया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 5 वर्षों में 1.5 करोड़ किसानों को फसल सहायता योजना दिया जाएगा। इस योजना में क्या है, इस योजना के तहत अगर कोई भी प्राकृतिक तरीके से, ठीक है, जो है वह फसल अगर खराब हो जाती है तो उसके तहत जो है सरकार जो है वो आपका मदद करेगी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो है इसी से संबंधित है। इसका महत्वपूर्ण ये है कि 5 वर्षों में जो है 5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। 2024-25 से फसल सहायता योजना के तहत 541 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2024-25 के बजट में। ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को इसका बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होगा उसके अंतर्गत सीएसपी होगा, जेनेरिक दवाएं होगा जो पेड़ पौधे से संबंधित है, उर्वरक, कीटनाशकों के छिड़काव और ड्रोन जैसी व्यवस्थाएं की जाएगी, और पेट्रोल आउटलेट जैसी व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि किसानों को आसानी हो और उनका फसल खराब होने से बच जाए। ठीक है। 105 पीएससीएस चयन किए गए हैं, यानी जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे जो पेड़ पौधे के लिए उपयोगी होंगे। और 60,163 पीएससीएस पर 15.12 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण की भी व्यवस्था की जाएगी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत नीतीश कुमार के द्वारा इसको शुरू किया गया 2018 में। और इसमें जो प्राकृतिक आपदाओं से जो है फसल को नुकसान होता है उसको वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अगर फसल नुकसान आपका 20% होता है तो फिर आपको 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। और अगर आप 20% से अधिक आपका फसल का नुकसान होता है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये डाटा आपको याद रखना है, अगर 20% तक होता है तो आपको 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। अगर 20% से ज्यादा आपका फसल का नुकसान होता है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको दिए जाएंगे। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं जीविका पुस्तकालय। आपको पता है जो जीविका दीदी है वो नीतीश कुमार का बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत ध्यान दिया जाता है जीविका दीदी लोग पे, जीविका पे बहुत ध्यान दिया जाता है और ये काफी सक्सेस भी रहा है, कहीं कहीं बहुत सक्सेस रहा है। मेरे गांव में नहीं रहा है भाई, सब घोटाला हो गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं बहुत सक्सेस रहा है, कहीं कहीं तो इतना सक्सेस रहा है कि जीविका दीदी लोग बस भी चलाती हैं खुद का, वहां से इनकम जनरेट करती है, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री भी ओपन कर चुकी है, जहाँ पे ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मतलब अगर मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला, सबसे बड़ी और मतलब सबसे ज्यादा फोकस वाला योजना है तो वही जीविका वाला ही योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और इससे महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इसके थ्रू। ठीक है, तो बिहार के इसमें 434 अन्य प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोले जाने की बात की गई है। यानी जीविका पुस्तकालय क्या होगा, तो बिहार के जो अलग अलग प्रखंड में क्या, हर प्रखंड में एक पुस्तकालय ओपन किए जाएंगे और उस पुस्तकालय में क्या होंगे, तो उस पुस्तकालय में आपको नौकरी प्रतियोगिता से संबंधित बुक होंगे, बीपीएससी रेलवे बैंकिंग का बुक होगा, प्रशासनिक सेवा से संबंधित बुक रखे जाएंगे, दैनिक समाचार रखे जाएंगे, समसामयिक पत्रिका यानी मैगजीन उसमें आपको रखा जाएगा और आप जाइए उसमें पढ़िए और अच्छा से जो है वह तैयारी कर लीजिए अपने एग्जाम का। जहाँ अगर आप जो है ऐसे आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं जहां आप इसका जो है खुद से नहीं मैनेज कर सकते, तो वहां पे जीविका दीदी आपको लाइब्रेरी में सब चीज प्रोवाइड कराएगी और आप वहां से लेके पढ़ सकते हैं। जो बिहार का जो फुलवारी प्रखंड में कुरकुरी गांव में जो है 101वां पुस्तकालय ओपन किया जाएगा। ठीक है, और 32 जिलों में 100 प्रखंडों में यह पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं, यानी 32 जिलों के 100 प्रखंडों में यह पुस्तकालय ओपन हो चुका है। और जो जीविका पुस्तकालय है उनमें जो देख रेख रहेगी उनको विद्या दीदी बोला जाएगा, यानी विद्या दीदी के द्वारा जो है यह पूरा संचालित किया जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे लाइब्रेरी खुले रहेंगे और इसमें डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था रहेगी, 1000 से अधिक पुस्तकें रहेंगे और बच्चों का एक अलग अनुभाग इसमें होगा। ठीक है, तो काफी सक्सेस मिशन होने वाला है और हमको भी ये जो मिशन जीविका मिशन है पर्सनली काफी अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि इससे ना न्यूज आते रहता है कि इसके थ्रू जो जीविका दीदी जो हमारे बिहार के महिला सशक्तिकरण है इसको काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है इसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास। बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना से 4446.188 करोड़ रुपए की कुल 3618 परियोजनाओं को शुरू की गई है। और ये 3618 परियोजनाएं केवल सड़क परियोजनाएं हैं और इस पे लगभग 4446.188 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे नीतीश कुमार के द्वारा और फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, तो 3618 जो परियोजनाएं हैं इसमें 3590 ग्रामीण सड़कें होंगे और 28 क्या होगा, सड़क पुल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें 3 योजना के तहत इसको शुरू किया जाएगा। 3 योजना के तहत कैसे शुरू किया जाएगा, तो एक जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसके तहत 1538 सड़क और 11 पुल हो गए। ठीक है, होगा। फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, इसके तहत 1977 सड़क होगा। फिर उसके बाद राज्य की अन्य योजनाओं के अंतर्गत 30 सड़क और 27 पुल को विकसित किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 28 पुल और 3590 सड़क हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 6 घंटे से जो है जो बाहर के इलाके हैं उससे अगर पटना राजधानी में आना है तो उसको मैक्सिमम टाइम उनको 5 घंटे लगना चाहिए, 5 घंटे से कम लगना चाहिए। इस तरीके से सड़क की व्यवस्था की जाएगी जो दूर दूर से है। अब जैसे बिहार में बहुत ऐसे जगह है, अगर आप जैसे आप चले जाइए किशनगंज, किशनगंज से अगर आप पटना आते हैं तो पक्का आपको दिन भर लगने वाला है, पूरा दिन भर लगना ही है। अगर आप ट्रेन से आइए, बस से आइए, कोई चीज़ से आइए, तो उसको कैसे किया जाएगा, उसको कम करके 5 घंटे करने की यहाँ पे सरकार की प्लान है, जहाँ दूर दूर ये जिला से अगर पटना में कोई आना चाहता है तो। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना को जो है वर्ष 2023 में ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए शुरू किया गया था। बिहार का और बहुत सारे जो है परियोजना है, जो विकास परियोजनाएं हैं जो संबंधित है सड़क से, जैसे ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली निश्चय योजना और सुलभ संपर्क 7 निश्चय 2.0 के तहत इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टर्न द बस ऐप। टर्न द बस ऐप क्या है, टर्न द बस ऐप जो यह परियोजना है, यह परियोजना जो है वो टर्न द बस ऐप 1 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ा जाएगा। ये भी जीविका से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, जीविका से ही संबंधित है। और टर्न द बस ऐप ऐसा नहीं है कि बस से संबंधित है, यह एजुकेशन से संबंधित है। इसमें जो है ग्रामीण और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं और जो 10वीं और 12वीं की ट्यूशन खुद से नहीं कर सकते हैं, जो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी खुद से नहीं कर सकते, उनको जीविका दीदी के द्वारा जो है वह विशेष अभियान की तरह उनको तैयारी कराई जाएगी।
और जो पिछले साल 10 से 12वीं कक्षा के 1,85,000 छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए इस ऐप का डिजिटल कक्षाएं ली थी। यानी क्या होगा, उनको टर्न द बस ऐप जो ऐप है, ठीक है, यह मोबाइल ऐप है और इसके थ्रू जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं वह इस तैयारी कर सकते हैं और इसका संचालन जीविकाओं के द्वारा, जो जीविका कार्यक्रम है उनके द्वारा किया जाता है। और जीविका ने 2019 में पटना में टर्न द बस ऐप को लॉन्च किया था और एक समझौता किए थे जो है इसके साथ। जीविका ने वर्ष 2019 में पटना में टर्न द बस ऐप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिससे जो है काफी बच्चे जो है वह असमर्थ हैं खुद को बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करने में, वो इससे तैयारी कर सकते हैं। तो टर्न द बस ऐप किससे संबंधित है, तो यह 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जो बोर्ड की एग्जाम देते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऐप से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। ऐप को जो 2018 में लॉन्च किया गया था, इसमें अमेरिका के सिएटल में स्थित एफ एक एड टेक जो आधारित लाभकारी संगठन है, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन यानी एक एनजीओ आप समझ सकते हैं, यूएसए का, अमेरिका का जो एक एनजीओ है एक एड टेक, उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। बाकी ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, क्विज, एनसीईआरटी सामग्री भी इस पे उपलब्ध है। ठीक है, इसमें जो है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और डेमोक्रेसी लैब्स, आईआईएम कलकत्ता का भी इसमें योगदान है। ठीक है, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसमें हैं, तो काफी बेहतरीन योजनाएं होगा और सक्सेस भी हो रहा है। तभी तो 1,85,000 बच्चे पिछले साल इससे पढ़ाई अपना पूरा किए थे और 1,85,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 इसमें क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2024 को गांधी मैदान में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके तहत इस एक्सपो का आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा और CREDAI द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 दिनों तक किया गया है। ठीक है, इसमें 250 कंपनियों और 400 से ज्यादा स्टॉलों ने इसमें भाग लिया और अपने अपने जो उत्पाद है उसको प्रदर्शन किया है इसमें। इससे क्या होगा, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए अभी ना आपको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल समझिए बात क्या है। बात यह है कि बिहार सरकार जो बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर पटना के गांधी मैदान में 5 दिवसीय एक एक्सपो, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन किया। उसमें बड़ी बड़ी कंपनी जो 250 कंपनी और 400 जो है उसमें स्टॉल लगाए हुए थे और वो लोग अपने अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर रहे थे, अपना अपना प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर रहे थे, बता रहे थे कि मेरे प्रोडक्ट का ये खासियत है, ये प्रोडक्ट है, ये वो जो भी है आप देखिए। और इससे क्या होगा, इससे जो है एमएसएमई के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई जो है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, यही मेन है। ठीक है, इसी में नई आईटी नीति को भी प्रस्तुत किया गया था। नई आईटी नीति 2024 जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, पिछले वीडियो में इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अगर नई आईटी नीति के तरह अगर बिहार में कोई आईटी सेक्टर आती है, उद्योग लगाती है, तो उसको 30 करोड़ रुपए में अगर वो इन्वेस्ट करती है तो 30% का सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब था, बाकी वो पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे नई आईटी नीति के बारे में। तो यही है, इस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना। ये क्या है, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना। ठीक है, तो ये जो है विश्व बैंक की मदद से बिहार में जल प्रबंधन के लिए यहाँ पे जो है योजना चलाए गए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है कि विश्व बैंक के हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, विश्व बैंक बिहार में बी वार्म योजना, ठीक है, यानी बिहार, ठीक है, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए 390 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो कुल लागत का 70% होगा। यानी एक योजना है जल प्रबंधन से संबंधित जिसमें 4415 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें से 70% यानी 390 करोड़ रुपए विश्व बैंक बिहार सरकार को दी है, बाकी के जो है बिहार सरकार खुद अपने लगाएगी। और ये जो परियोजना है जल प्रबंधन, इससे बिहार में बाढ़ की खतरा जो है उसको कम किया जाएगा, जल संसाधन की समस्या को और बेहतर की खत्म किया जाएगा, सिंचाई की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। और ऐसे करते करते जो है वह इस परियोजना को जो है परियोजना से, इस परियोजना के थ्रू बिहार में जो है वह सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। बी वार्म, ठीक है, बी वर्म BIWRM परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्य जल जीवन हरियाली अभियान, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये सब जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है WHO, माफ कीजिएगा WHO नहीं, यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है बिहार सरकार को जल प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिमरिया धाम।
सिमरिया धाम न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिए सिमरिया धाम जो है वह बेगूसराय में स्थित है और सिमरिया धाम जो है इसको एक पर्यटन के क्षेत्र के पर्यटन के तौर पे काफी विकसित किया जा रहा है। और ये जो सिमरिया धाम है इसके हरिद्वार के हर हर की पौड़ी धाम की तरह इसको विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या क्या किया जाएगा, इसमें 550 मीटर लंबा सीढ़ी घाट का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, घाट के समानांतर नदी के सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, ठीक है, चेंजिंग रूम बनाया जाएगा, गंगा आरती के लिए स्थल बनाया जाएगा, ये सब सुविधाएं यहाँ पे दी जाएगी, ठीक, पार्किंग का भी व्यवस्था होगा, लोग आएंगे अपना घूमेंगे, एक मतलब पर्यटन के तौर पे 120 को विकसित किया जाएगा। और इस यहाँ पे कौन ये विकसित करेगी, जल संसाधन विभाग 115 करोड़ रुपए खर्च से ये सब सुविधाएं यहाँ पे बनाएगी, ठीक है। आरती स्थल भी है, जल संसाधन विभाग जो है रिवर फ्रंट योजना के तहत इसका निर्माण करेगी सिमरिया धाम में, कहाँ पे है, बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक है। सिमरिया धाम जो है यह उत्तरवाहिनी गंगा नदी के बाएं तट पे स्थित है और वैदिक युग में भी इसका चर्चा देखने को मिलता है। कुंभ स्थली एवं कल्पवास जो है वो महत्वपूर्ण स्थल का गौरव प्राप्त है इसमें। और ये राजा विदेह के समय से ही सिमरिया धाम में 1 माह के लिए कल्पवास मेले का आयोजन किया जाता है, जो आज भी यहाँ पे यह कल्पवास मेले कार्तिक माह में आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2012 में जो कल्पवास मेले है उसको बिहार के राज्य मेले का दर्जा दे दिया गया था। और अंतिम सरकार के लिए भी यह पूरे मिथिला क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए, ठीक है, भी पूरे मिथिला क्षेत्र में जो जगह जो है काफी फेमस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सिमरिया धाम के पास जो कल्पवास मेला लगता है इसको 2012 में राज्य मेले का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, बाकी ये तो आपको पता है। बिहार में पर्यटन स्थल, बिहार में देखिए पर्यटन स्थल को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार सरकार के 70 स्थलों का विशेषता और धार्मिक संबंधों के बारे में जानकारी मांगी है। यानी जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उन्होंने बिहार सरकार को बोला कि देखो भाई तुम्हारे पास 70 ऐसे स्थल है जो धार्मिक संबंधी विशेषता उनकी विशेषता और उनके धार्मिक संबंधी जो भी रिपोर्ट है हमको दो और हम क्या करेंगे उसमें डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो भारत पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका उद्देश्य है कि इस स्थलों को, ठीक है, रख रखाव कार्य और सुरक्षा से संबंधित इसको विकसित किया जाएगा। और 17 अलग अलग जिलों में इन 70 स्थलों का चयन किया गया है। ये 17 जिले में ये 70 स्थल है, बाकी यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लिस्ट हम नहीं बताने वाले क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लौरिया अरेराज जो अशोक स्तंभ है वो यहाँ पे फेमस है, इसलिए हमने यहाँ पे बात कर लिया। पश्चिमी चंपारण जहानाबाद में भी यहाँ पे बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। वैशाली में जो है जमा मस्जिद और बुद्ध का जो स्तूप है वो फेमस है यहाँ पे। सिवान में जो है राजेंद्र प्रसाद का पुराना घर है, ये सब इसमें ऐड है, तो थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर दिया जो हमको लगा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिएगा। राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना, राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना जो है वो राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना है, ठीक है। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह एक योजना शुरू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। उच्च शिक्षा के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ये योजना शुरू की गई है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो विदेशी और भारतीय संस्थाओं हैं उसको अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान किए जाएंगे, ओके। और इसमें 400 से 450 मेधावी छात्रों को पीएचडी करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। परिव्यय में प्रत्येक वर्ष 6 से 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक माह 10 से 12 हजार रुपए दिए जाएंगे इनको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसा ही एक पहल है, ठीक है, उसी का थोड़ा सा जो अपडेट है, थोड़ा सा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी के तर्ज पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बिहार में स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना। ये ऊपर देख चुके हैं, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, पीएमसीएच का डेवलपमेंट इसमें किया गया उससे संबंधित है। बिहार में स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बिहार में स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना की बात की गई है। पीएमसीएच पुनर्विकास कार्य, ई क्षमता ऐप, यूवी पोर्टल, ये सब यहाँ पे इसमें बहुत सारे योजनाएं शामिल है। पीएमसीएच का पुनर्विकास किया गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, अगर आप इधर आसपास रहते होंगे तो जाके देखे होंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया पीएमसीएच का पहले के कंपेयर में, ठीक है। और जो ई क्षमता ऐप विकसित किया जाएगा, यू विन जो है पोर्टल का इसमें निगरानी किया जाएगा। पीएमसीएच के विकास वर्ष जो है 27 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच का पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। और इस उद्घाटन में इसने आदर्श टीकाकरण केंद्र और कॉर्नर, ई विन पोर्टल, टेली मॉनिटरिंग सेल, ये सब का इन्हें क्रियान्वयन किया है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी यहाँ पे बात की गई है। बिहार सरकार यहाँ पे पुनर्विकास कार्य में 20 विभागों के ओपीडी ब्लॉक, ब्लड बैंक, मेडिकल स्टोर ये सब बनाए गए हैं,
ठीक है। 550 बिस्तर वाले गर्ल्स हॉस्टल, मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक, 2028 तक 3 चरणों में विकास कार्य को पूरा किया जाएगा, जिसमें पीएमसीएच में 5462 बिस्तर बनाए जाएंगे। ठीक है। पीएमसीएच का इतिहास अगर बात करें, पीएमसीएच जो 1874 में सबसे पहले इसको टेम्पल मेडिकल कॉलेज के नाम से बनाया गया था। फिर 25 फरवरी 1925 को इसका नाम बदल के टीएमसी नाम बदल के प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना रख दिया गया था। ठीक, ई क्षमता ऐप क्या है जो इसके तहत इस योजना के तहत इसको विकसित किया गया। ई क्षमता ऐप जो है वह ऑस्ट्रिका फाउंडेशन के साथ मिलकर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसमें एएनएम जीएनएम जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, और 121 नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज जो है उसको कुछ जो है ऑनलाइन कोर्स निःशुल्क उपलब्ध इसमें कराए जाएंगे। तो ये सब व्यवस्था है स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। संगीत नाटक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विकास के बिहार के कलाकारों को वर्ष 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें 5 कलाकारों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 4 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है। और ये कौन कौन है वो 5 कलाकार जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो प्रेमलता मिश्रा जी हैं, ये कहाँ से, मैथिली से संबंधित है और आकाशवाणी पटना की पहली महिला कलाकार हैं। ठीक है। डॉक्टर नीतू कुमार नूतन है जो बिहार की लोक गायिका है। भरत शर्मा व्यास है जो बिहार के लोक गायक है, काफी अच्छा गाना गाते हैं भरत शर्मा, मतलब घर पे लोग सुनते रहते हैं तो ठीक है, वो काफी अच्छा लगता है। ठीक है। सीताराम सिंह जो एक गायक हैं और आसिफ अली हैदर खान एक नाट्य लेखक हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी दिया गया है। आप इसको नाम को पूरा रट जाइएगा, क्वेश्चन आएगा इसी 5 नाम से। ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने इसको ना स्पेशल लाल घेरे में रख दिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। वह 4 लोग कौन कौन से हैं? ठीक है। समित मालिक हैं, ठीक है, और इनका जो है ध्रुपद गायक है। हरिशंकर रवि है, निर्देशक है। कुमार रविकांत है, कलाकार हैं। कुमार उदय सिंह है जो है लौंडा नाच से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो संगीत नाटक अकादमी है इसी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी जो है इसको 1953 में इसका स्थापना किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्ताव, लेकिन वर्तमान में इसको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है इसको 2006 में शुरू किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सम्मान में। अब कमेंट करके बताइएगा इस उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ओके, और ये 40 वर्ष से कम जो युवा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, यानी युवा को दिया जाएगा तो 40 वर्ष से कम के आयु के जो कलाकार हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 33 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है 1 साल में। संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये इसमें क्या 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, तामपत्र और एक अंग वस्त्र इसमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार येलो जोन में सूचीबद्ध। ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार जो है वह बिहार और झारखंड को येलो जोन में सूचीबद्ध किया गया है। ई बर्ड रिपोर्ट में पक्षियों के केवल 326 प्रजातियां पाई गई है। ठीक है, पिछले वर्ष राज्य में पक्षियों की 400 प्रजातियां पाई गई थी, बाकी की प्रजातियां क्या होगी, गायब होगी। इसको लेकर तो चिंता की बात है। देश भर में 1371 पक्षी प्रजातियां हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण WWF, मंदार नेचुरल क्लब और पेशेवर पक्षी विशेषज्ञों और छात्रों द्वारा यह रिपोर्ट तैयार गणना की गई है। ठीक है, गणना की विधि जो है वह पॉइंट काउंटिंग विधि से गणना की गई है। कैमरे में और जीपीएस लगा के इसकी गणना की गई है। पक्षियों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, यानी बिहार में सबसे ज्यादा पक्षियों की संख्या, पक्षियों की प्रजाति और पक्षियों की संख्या जो सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में है। दूसरे नंबर पे भागलपुर पे है, तीसरे नंबर पे जमुई और चौथे नंबर पे पटना आता है। बाकी शीर्ष हॉट स्पॉट क्षेत्र की बात करें तो जगतपुर झील भागलपुर में जो नंबर 1 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, नगी बांध अभ्यारण्य जमुई में, मदनपुर वेटलैंड पश्चिमी चंपारण में और गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में जो है वह प्रमुख शीर्ष हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो इसमें आपको ये नाम ये स्टेट जो है रैंकिंग याद रखना है और ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है, आएगा क्वेश्चन। बिहार जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विधानसभा में जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट परिव्यय का विवरण प्रस्तुत किया है। जेंडर बजट 2024-25 में इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न महिला विकास कार्यक्रमों पर राज्य में कुल 39,000 करोड़ रुपए अर्थात कुल बजट का 14% व्यय किए जाएंगे।
यदि यह राशि जीविका सात निश्चय टू और महिला स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार कल्याण आदि कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी। वित्त वर्ष जो है 2008-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को के विकास की और प्रोत्साहित करने, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया, जैसे श्रेणी ए है महिलाओं पर अगर 100% खर्च किया जाएगा, तो जो जब 100% जिस महिलाओं पे खर्च किया जाएगा उनके जो योजनाएं और कार्यक्रम जो पूर्ण रूप से महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित होगा उस पर 100% खर्च किया जाएगा। कुछ योजनाएं हैं जो आंशिक रूप से महिलाओं और बालिकाओं के लिए है, तो उस पर सरकार जो है 30% से अधिक और 100% से कम उस पर खर्च करेगी। बाल कल्याण बजट 2024-25 के बारे में देख लेते हैं। 2024-25 में जो बाल कल्याण बजट की पेश किया गया है उसमें 55,000 करोड़ रुपए जो है बाल कल्याण पे खर्च किए जाएंगे, जो पूरे बजट का 16% रुपए होता है। बिहार में बाल कल्याण बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? बिहार में बाल कल्याण बजट पहली बार वित्त वर्ष 2013-14 में पेश किया गया था, ठीक है। इसमें केरल, असम के बाद बिहार बच्चों से संबंधित बजट के पेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है, ठीक है। पहले केरल के द्वारा पेश किया गया था, फिर असम के द्वारा। केरल के द्वारा तो जल बजट भी पेश किया गया, आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे पिछले साल। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पर बजट की राशि खर्च की जाएगी, जो टोटल बजट के 16% है 2024-25 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पंच प्रण कार्यक्रम। पंच प्रण कार्यक्रम में बिहार पुलिस के द्वारा पंच प्रण कार्यक्रम लिया गया है, और सेम इसी से रिलेटेड जो है काम जो यहाँ पे किया गया है, जो आईपीसी वगैरह बदला गया है नाम, तो उसमें भी वही चीजें बताई गई है कि 60 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट फाइनल करना है, 90 डेज के अंदर जो है वो सजा मिल जाना चाहिए, यही सब बात कही गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर। अच्छा, बिहार पुलिस सप्ताह कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिहार पुलिस सप्ताह कब मनाया जाता है? इतना हम हिंट देते हैं कि जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइए। तो पंच प्रण का शपथ लिए हैं बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पे, यहाँ पे पंच प्रण जो है शपथ लिए हैं बिहार पुलिस के लोग, जिसमें जो है वह 100, 75, 30, 20, 0 का यहाँ पे संकल्प लिया। इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन के जो कार्य मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र नागरिक सर्वेक्षण का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो ये जो पंच प्रण है, यह कार्य अच्छा से हो रहा है कि नहीं, इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। सबसे पहले 100 आता है। 100 का मतलब यह हुआ कि 100% शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई अपराधी जाते हैं अपना जो है दुख दर्द लेके कि हमारे साथ ये समस्या हो गया, उनके साथ कोई गलत हो रहा है, तो जो पुलिस है वो 100% समस्याएं सुनेगी, 100% अच्छे तरीका से उसको लिखेगी और अपराध का सर्वेक्षण करेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाया जाएगा और सोशल मीडिया ऐप का सहारा लेगी, और जो है 100% जो है उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद 75 आता है। 75 में क्या है? 75 दिनों के अंदर जो है उसका जांच करके अधिकतम जो है वह मामले की जांच अधिकतम 75 दिन के अंदर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी 75 दिन में उसका जांच को पूर्ण करके, और जो टॉप 10 अपराधी में से 75% की गिरफ्तारी के बाद अपराधों का खुलासा किया जाएगा। यह 75 जो है इसमें लिया गया। 5 प्रण लिए, 100, 100, 75, 30, 20, 0। 30 में क्या है? तो 30 मिनट के अंदर जो है वह सहायता उपलब्ध कराई जाएंगे। यानी अगर कोई थाने पे कोई व्यक्ति आता है, तो कितना भी थाना के जो लोग हैं वो बिजी रहे, लेकिन तब भी उनको 30 मिनट के अंदर जो है सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। दिन भर नहीं रुकना पड़ेगा। अभी तो वर्तमान में ऐसा स्थिति है कि अगर आप बिहार के किसी थाने पे कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, तो आपको दिन दिन भर वहां पे लग जाते हैं एक रिपोर्ट लिखाने में। तो उसको क्या जो बिहार पुलिस के जो यहाँ पे निश्चय लिए हैं कि इसको 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर लोगों के जांच रिपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, और 30 दिन के भीतर ही चरित्र सत्यापन, लाइसेंस और किराएदारों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद निश्चय 20 में क्या है? 20 मिनट के अंदर घटना स्थल और लापता लोगों की सूचना वाले घटना स्थल पर पहुंचना होगा। न्यायालय से प्राप्त वारंट समय में 20 दिनों के लिए अंदर जो है डिस्चार्ज करना होगा। और इसमें जो है 0% जो है टॉलरेंस की बात की गई है जीरो में। तो 100, 75, 30, 20, 0 आप समझ गए ये कैसे क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके एक चीज जरूर बताइएगा, ठीक है, कि जो आईपीसी वगैरह नाम है, आईपीसी जो है उसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, गंगा औरंगाबाद में खनिज ब्लॉक विकास, ठीक है। गया और औरंगाबाद में खनिज ब्लॉक का विकास किया जा रहा है। खनन मंत्रालय के द्वारा गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में सीसा, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा तत्वों की यहाँ पे प्राप्ति हुई है। तो इसी के अन्वेषण के लिए लाइसेंस ब्लॉक को बिहार में बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है? टीन, टंगस्टन, दुर्लभ तत्व यहाँ पे मिले हैं। 550 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है ये यहाँ पे फैले हुए ये बताया जा रहा है, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा।
ये उतना थोड़ा ठीक है, याद रख लीजिएगा। गया औरंगा में जो है ये सब ब्लॉक, ये जो खनिज ब्लॉक का विकास किया जाएगा, जहाँ से टीन और टंगस्टन जैसे धातु मिलने की संभावनाएं हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। फेल्सपार गया, जमुई, मुंगेर से मिलता है, ये सब धातु है। ठीक है। ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? गया, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई से मिलता है। लौह अयस्क जो है मैग्नेटाइट, जो लौह अयस्क होता है वह गया और जमुई से मिलता है। अभ्रक जो है वह गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर से मिलता है। यूरेनियम वर्तमान बिहार में कहाँ से मिलता है? गया से मिलता है। इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरजाइट जो है वह रामशिला एवं प्रेतशिला पहाड़ियों से गया और मुंगेर से मिलता है। तो ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना जो है 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए इसमें ना बहुत सारा चीज बातें दिया हुआ है जो उतना काम का नहीं है। सिंपल ये समझिए कि ये जो है जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को रख रखाव के लिए, उनका चाल चलन के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पे योजनाओं को शुरू किया गया है। किसके द्वारा इस योजनाओं को शुरू किया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इसके लिए इनका काम यही रहेगा कि जो गंगा में डॉल्फिन है उनका जो है वह कैसे काम करती है, वो कैसे प्रकृति में रहना पसंद करती है, उनको कैसा आवास चाहिए, ठीक ठीक है, और वो जो है वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही है तो वो कैसे बचे जा सके, वो कैसे जीवित रहना चाहते हैं, ये सब उनका खान पान कैसा है, इस पे रिसर्च करना। ठीक है। उसका जो मछुआरे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपसे गलती से भी जो है डॉल्फिन है वो आपसे उनका मौत ना हो जाए आपके हाथों, इसके लिए जो है विकसित किया जाएगा इनको, मछुआरों को। देखिए गंगा डॉल्फिन जो है वह एशिया के जो कुछ चुनिंदा जो है उसमें आता है, और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में भी पटना जो है वो स्थापित किया गया, पटना विश्वविद्यालय में। और जो गंगा डॉल्फिन है वह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो पूरे विश्व में लगभग 4 जगह ही पाए जाते हैं। गंगा में, गंगा नदी में, एक चीन में पाया जाता है, चीन के यांगहोजो नदी में जो अब विलुप्त हो रहे हैं, पाकिस्तान के सिंधु नदी में, और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में ये मीठे पानी के जो डॉल्फिन है पाए जाते हैं। जो गंगा नदी में पाए जाते हैं वो विश्व में 4 जगह पाए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो इसी पे रिसर्च करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है। ये जो है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है इसको, इससे रिलेटेड एक और हम पॉइंट आपको बताने वाले थे, यहाँ पे नहीं दिख रहा पॉइंट। हाँ, इसमें यही बताना था कि 2009 जो है 2009 में गंगा डॉल्फिन जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाकी जो भी हमने आपको बता दिया, पटना और भागलपुर में भी कुछ हिस्से में। बिहार में कहाँ कहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं? तो सारण जिले में पाए जाते हैं। सारण जिले के सोनपुर गंडक के जो है मिला संगम पे पाए जाते हैं। सारण जिले के जो डोरीगंज है वहाँ पे भी गंगा और गंडक के संगम पे पाए जाते हैं। कटिहार और के कुर्सेला में गंगा और कोसी के संगम पर पाए जाते हैं डॉल्फिन। ठीक है, जो मीठे पानी के डॉल्फिन है ऐसा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में वायु प्रदूषण की बात की जा रही है। बिहार में एक रिपोर्ट निकाला गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा बिहार में 8 जिलों में वायु प्रदूषण का हॉटस्पॉट यहाँ पे जिला घोषित किया गया है, और वह 8 जिला जो है वह घोषित किया गया है। ठीक है। तो 8 जिले कौन कौन से? वह है पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, रोहतास और बांका। इसमें ये बताया गया है कि बिहार में जो है वह सबसे ज्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो होता है वह घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र से होता है, जो 37% होता है। कृषि से जो है वह 13% होता है, परिवहन से 10% होता है, और ठोस अपशिष्ट के दहन से 10% होता है, मध्यम लघु उद्योग से 7% होता है, और विद्युत और बड़े उद्योग से 7% प्रदूषण होता है। यानी सबसे अधिक प्रदूषण किसे? घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र से यहाँ पे देखने को मिला है। परिवहन और ठोस अपशिष्ट का जो योगदान है वायु प्रदूषण में बिहार में, वो केवल और केवल 20% है। लेकिन घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस जैसे गाय का गोबर, लकड़ी आदि के उपभोग से जो है वह यहाँ पे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। और पटना, वैशाली और समस्तीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण इसको देखने को मिला है। यहाँ पे परिवहन के मामला में अगर प्रदूषण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा परिवहन के मामले में प्रदूषण जो है वह पटना में देखने को मिला है। ठीक है। और कृषि से सर्वाधिक वायु प्रदूषण जो है वह सहरसा में, उसके बाद रोहतास में, भागलपुर में और पूर्णिया में देखने को मिला है। ठीक। तो ये आप पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड ले गए। थाईलैंड में जो है एक आयोजन किया गया था, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में
और वहाँ पे इस आयोजन को प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उनके अवशेषों को ले गया था, जो बिहार के ले गए थे, बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, ठीक है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के और उनके साथ 22 सदस्यीय जो टीम है, ये टीम टोटल 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड में गई थी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर थाईलैंड में लोग गए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध और उनके जो सम्मानित शिष्यों जो है अरहुत सारिपुत्र और अरहल मोदक लायन, ठीक है, इनके जो है 22 फरवरी 2024 को थाईलैंड की पवित्र यात्रा पे इनको ले जाया गया है, ठीक है। तो ये जो है बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो एक वहाँ पे महोत्सव होता है ये इम्पोर्टेंट है, माखा बुचा महोत्सव, इसी महोत्सव में जो है अवशेष लेकर जाया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है। आपको ये बता दें कि ये अलाउ नहीं है अवशेष को लेकर जाना, लेकिन जब खास रिक्वेस्ट अगर कोई देश करता है जो बुद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को, और खास रिक्वेस्ट करने पे जो है यहाँ पे लेकर जाया जाता है। अभी तक श्रीलंका में 1976 और 2012 में लेके गया गया है, गया था। मंगोलिया में 1993 2022 में, सिंगापुर में 1994 2007 में, दक्षिण कोरिया में 1995 में, थाईलैंड में 1995 में और 2024 में लेके जाया जा चुका है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सांस्कृतिक संबंध जो है वह विकसित होंगे भारत और थाईलैंड के बीच। बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, बिहार में जो है सड़क दुर्घटनाएं, जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताई है कि जो सड़क दुर्घटनाएं से 8898 लोगों की मौत हो गया है 2023 में, जिसमें सबसे अधिक 3345 लोग की मौत हुई और वो पैदल चलने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं पैदल चलने वाले लोग की मौत सबसे ज्यादा हुई है 2023 में, 3345, 8898 में से 3345 लोग को जो पैदल चलते थे उनकी मौत हो गई, यानी गाड़ी कहीं से आगे पीछे से मार दिया और गाड़ी उनके शरीर पर पलट गया, इस कारण से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2022 की रिपोर्ट देखा गया तो बिहार उसमें 13वें स्थान पे था, ठीक है। और बिहार में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटना में 13.1% की वृद्धि हुई है। और यातायात पुलिस थाना जो है 2023 के राज्य सरकार ने 28 अन्य ट्रैफिक पुलिस, पहले से 12 था, और 28 अन्य ट्रैफिक पुलिस स्टेशन खोली है 2023 में। राजमार्ग पुलिस गश्ती बल को भी यहाँ पे बढ़ावा मिला है। बिहार में शराबबंदी किया गया तो 2016 में जो है राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दिया था, उसके बाद से सड़क दुर्घटना में कमी देखने को मिली है। अब कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो वर्तमान में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रहा है उसको कमी किया जाए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 फरवरी तक जो है वह मनाया जाता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिहार में चिकित्सा शिक्षा। बिहार में चिकित्सा शिक्षा डिप्लोमा एवं नेशनल बोर्ड पाठ्यक्रम में 22 नए नर्सिंग संस्थाओं को प्रवेश किया गया है। इससे संबंधित है पीजी स्तर पर 100 डीएनबी सीटें बढ़ा दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो डीएनबी पाठ्यक्रम है, ठीक है, यानी डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड, इसका जो पाठ्यक्रम है इसको और अच्छे तरीके से जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है। और इसमें जो जो डॉक्टर एमबीबीएस कर चुके हैं वो जो है इसमें रह सकते हैं। 22 नए नर्सिंग संस्थान खोले जाएंगे, जिसमें 22 नए में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग संस्थाओं के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। नर्सिंग कोर्स में जो है 1320 सीटें बढ़ा दी गई है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021-22 में 5वें संस्करण में बिहार के रैंकिंग 19वीं रहा है, ठीक है। 22,000 लोग पर लगभग एक डॉक्टर थे है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में जो 22,000 लोग पे एक डॉक्टर है बिहार में, लेकिन डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 1,000 लोग पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और बिहार में 22,000 पे एक डॉक्टर है, ठीक है। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं, यानी डॉक्टर की कमी है हमारे बिहार में। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज से समस्याओं को दूर करने के मदद किया जाएगा इसके थ्रू। बिहार में कृषि योजनाओं का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा 15 मार्च 2024 को कृषि विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया। नीतीश कुमार ने पटना के में 4 कृषि ज्ञान वाहन को भी इन्होंने शुभारंभ किया, जो आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी देगी। चौथे कृषि रोड मैप के तहत इसको शुरू किया गया। नीतीश कुमार ने 811 करोड़ रुपए से 20 परियोजनाओं की शुरुआत की है। नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की गई योजना और कौन सी है, तो यह बिहार पौष्टिक अनाज मोटा अनाज विकास योजना, बिहार मक्का विकास योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। इसके तहत मखाना का विकास किया जाएगा, पान का विकास किया जाएगा, मधुमक्खी पालन मिशन, विकास आदि का योजनाओं का संबोधन यहाँ पे किया है। किसान कॉल सेंटर का भी स्थापना यहाँ पे किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। ये सभी इंपॉर्टेंट योजना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार में ग्रीन टाउनशिप जो है इसको विकसित किया जाएगा, ग्रीन टाउनशिप को विकसित किया जाएगा बिहार में।
ग्रीन टाउनशिप विकास योजना जो है विकसित शहर संकल्प के अनुरूप है, जिसमें सड़कें, हरे भरे पार्क, जल निकासी, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल स्थापित किया जाएंगे और शहर के आसपास के क्षेत्र का विकास करना जो है वह इसका उद्देश्य रहेगा। और वृद्धि राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही, इससे लिए शहरों के लिए भी इन टाउनशिप की आवश्यकता है। मुख्य शहरों की आबादी पहले से ही बहुत अधिक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आसपास के क्षेत्रों का विकास करना जो अविकसित है, वृद्धि हो रही है, ये तो सेम पॉइंट है जो नीचे में देखें। ये जो अन्य शहरी विकास परियोजना है स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था बिहार में, ठीक है। मतलब इसको तो सेंटर के द्वारा शुरू किया गया था और इसको 100 शहरों के में इसमें स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। हाल ही में जो करंट न्यूज है 4 जुलाई को हम न्यूज आपको बताते हैं। 4 जुलाई को क्या हुआ है कि जो है वह स्मार्ट सिटी योजना है, इसका डेट बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका टाइम कर दिया गया है। बाकी आप इम्पोर्टेंट है जो देख लीजिएगा। बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए नया कैडर, बिहार की गृह विभाग ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए एक नया कैडर का गठन को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। गृह विभाग ने इससे संबंधित बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही और बिहार पुलिस विशेष शाखा जो है वह सब इंस्पेक्टर नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं इस कैडर में और इस विशेष शाखा की सभी भर्तियां पृथक रूप से की जाएगी। अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में एटीएम धोखाधड़ी और विवादों, विशेषकर भूमि और संपत्ति विवादों में बिहार शीर्ष पर आया। चीज हम लोगों ने पीछे भी देख चुका है, ठीक है। हम लोग आईपीसी की जो है आईपीसी एवं विशेष और स्थानीय कानूनों की बात करें तो बिहार में जो है अपराधों में 23% की वृद्धि होगी। आईपीसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2022 में 4736 दंगे दर्ज किए गए थे, जो महाराष्ट्र के बाद बिहार में सबसे अधिक है, बिहार दूसरे स्थान पे है। 2022 में जलाशयी धोखाधड़ी में जो 35% की वृद्धि देखी गई है। अब इन अपराधों में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद प्रत्येक वर्ष शराब से संबंधित 50,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं बिहार में। बिहार में हत्या के मामले में दूसरे स्थान है पूरे देश में और अपहरण के मामले में तीसरे स्थान है बिहार का पूरे देश में। ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है और बिहार को देश में स्टार्टअप हब बनाने और राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए और बिहार को विनिर्माण गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को बिहार को अपराध और अवैध गतिविधियों से मुक्त करना आवश्यक हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं वन लीनियर, ठीक है। वन लीनियर में लगभग हमको लगता है आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 2 मंथ का था और हम भी थक चुके हैं लेकिन चलिए हम लोग अभी तो वन लीनियर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एशियाई विकास और अनुसंधान संस्थान पटना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अजीत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जर्दालू आम हेतु उत्कृष्टता केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भागलपुर के शाहकुंड में। बिहार के किस जिले में अपशिष्ट उत्पादों से ट्रॉली बैग बनाए गए हैं? भागलपुर जिले में। उन्नत सिरेमी के हाल के विकास और नई तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान में आयोजित किया गया था? आईआईटी पटना में। 14वीं राज्य स्तरीय जूनियर सीनियर बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप बिहार के किस जिले में आयोजित की गई है? पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक बिहार विधानसभा में कितनी बार विश्वास मत जीता है? 5 बार। पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बीरबल झा को, मधुबनी के निवासी हैं। 2023-24 में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं, जो मोनिका शर्मा कांस्य पदक और अमन मेहता रजत पदक जीते हैं। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? 21वें स्थान पर रहा है, टोटल 5 पदक के साथ। बिहार में दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? पटना जिले के मोकामा में है। बिहार राज्य बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव को चुना गया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा रखा गया है। फरवरी 2024 में बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? 6 सदस्य चुने गए। संजय कुमार झा जेडीयू से संबंधित है, डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता बीजेपी से, मनोज झा और संजय यादव राजद से और डॉक्टर अभिलेख प्रसाद सिंह कांग्रेस से संबंधित है। 6 लोगों को चुना गया और 6 लोग का नाम भी आप याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बाढ़ नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बीरपुर सुपौल जिले में। जमुई बिहार में 17 से 19 फरवरी 2024 तक आयोजित नागी पक्षी
महोत्सव 2024 का शुभारंभ क्या था? शुभंकर क्या था? पीकू था, द पोचार्ड पीकू इसका शुभंकर था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2024 को कुल 3618 परियोजनाएं यानी 3590 ग्रामीण सड़कें और 28 पुलों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया था बिहार के ग्रामीण कार्य विकास द्वारा। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना कब प्रारंभ हुई है? वर्ष 2023 में हुई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? सिरसिया नदी पूर्वी चंपारण में स्थित है। मेरे ही जिला में है भाई सिरसिया नदी। बेर्रा बराज का निर्माण बिहार में किस नदी पर किया जाएगा? वह दरधा नदी बेर्रा में, ठीक है, और मसौड़ी प्रखंड पटना में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार में ग्रामीण मंडी की स्थापना के लिए कितने प्रखंडों का चयन किया गया है? 25 प्रखंडों का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? 100 शहरों के विकास के लिए। इस मास्टर प्लान के लिए बजट के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार को किस जोन में रखा गया? येलो जोन में रखा गया है, जिसमें पक्षी प्रजातियों की कम संख्या के कारण। बिहार सरकार ने स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? आईआईटी पटना के साथ। इसमें टोटल 78 स्कूलों में इसको किया जाएगा। बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तेग बिगहा गांव बख्तियारपुर में। बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5 कलाकारों को, ठीक है, और 4 को क्या दिया गया है? बिस्मिल्लाह खां युवा जो है सम्मान। 68वीं जूनियर की नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में किस राज्य को जीत हासिल हुई है? तमिलनाडु राज्य को। बिहार उप विजेता रहा है। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2023 में बिहार के कितने पुरस्कार प्राप्तकर्ता हुए हैं? 3। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईआईटी दिल्ली में वायु प्रदूषण सर्वेक्षण में बिहार को कितने जिलों का वायु प्रदूषण हॉट स्पॉट जिले के रूप में चिन्हित किया गया? 8 जिले को, जिसमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, बांका, भागलपुर और पूर्णिया शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में हाल ही में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना कहाँ शुरू हुई है? पपरौर ग्राम पंचायत बेगूसराय में। आयुष्मान मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया? पटना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार के तर्ज पर जाति सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? झारखंड ने। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश मेहरोत्रा को। हाल ही में उत्तर बिहार में ऑनलाइन बिजली मीटर रिचार्ज के लिए किस निजी कंपनी का चयन किया गया? ऑरेंज पे का चयन किया गया है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के कितने खिलाड़ी ने पदक जीते हैं? 2 खिलाड़ी, सुहासिनी कुमारी कांस्य पदक और जलालुद्दीन अंसारी रजत पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों को और से गुजरता है? यह 7 जिले से गुजरता है। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में बिहार ने कितने पदक जीते? 1 पदक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार जो कांस्य पदक जीती। हाल ही में बिहार का कौन सा स्टार्टअप भारत में 100 करोड़ स्टार्टअप क्लब में शामिल हुआ है? विमानिका एरोस्पेस जो है मनीष दीक्षित द्वारा जो इसको संचालित किया जाता है। स्मार्ट बाइक हेलमेट ऐप किसने बनाया है? प्रभात कुमार, उन्होंने स्मार्ट वेल्डिंग हेलमेट भी बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए बिहार से कितने लेखकों का चयन किया गया? 3 लेखकों का चयन किया गया है। दीपशिखा, नीतू कुमार और ताजिम आलम को। CIT IIS 2.0 योजना में बिहार में कितने शहरों का चयन किया गया? 1 शहर जो कि मुजफ्फरपुर को चयन किया गया है। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में 151 IIT में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया गया? टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया गया है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार के किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर, बिहार के रोहतास जिले में है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान क्या है? 13वां स्थान है। बिहार में कितने क्षेत्रीय मेलों को राज्य मेले के रूप में मान्यता मिली है? 14 क्षेत्रीय मेलों को मान्यता मिली है। अभी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। 7 से 11 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस देश के दौरे पर थे? यूके के दौरे पे थे, लंदन साइंस सिटी के लिए दौरे पे थे 7 से 11 मार्च में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्णव्यापी प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पे किया गया है? बिहार संग्रहालय पटना में। बिहार में बिहार राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ खोला गया? सोनपुर में। पंचायत प्रतिनिधि के प्रशिक्षण के लिए
बिहार के किस स्थान पर कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा और कैलाशपति मिश्र स्मृति का उद्घाटन किया गया है? तो ICAR अटारी पटना में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। UDIAC रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सरकारी स्कूल के छात्रों के स्वास्थ्य जांच पर प्रतिशत कितना है? 0.4% है केवल। ठीक है, तो आज का जो अब मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी लंबा रहा है, काफ़ी लोग चीज़ें हम लोग देखे भी समझे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, बाकी हम PDF शेयर कर देंगे। और इस क्लास के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि पर्सनली इस क्लास को हम खुद PPT वगैरह खुद डिजाइन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम डिजाइन कर रहे हैं। और काफ़ी बेहतरीन एक क्लास होने वाला है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको जो ये जो करंट अफेयर का सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी अगर कहीं कुछ गलती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। और आप अपना प्यार बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।